अस्सलाम वालेकुम। आप सबको जो है पाकिस्तान की डायमंड जुबली मुबारक हो। 75 साल हो गए पाकिस्तान को आज़ाद हुए, और आज मैं इस वीडियो में आपके सामने ये बयान रखूँगा कि किस तरह पाकिस्तान जो है उसने आज़ादी तो हासिल कर ली, लेकिन आज़ादी का जो सही तसव्वुर है, सही ख्वाब है, उसको आज तक शर्मिंदा ताबीर हम नहीं कर सके। उसकी क्या वजूहात हैं, क्या क्या ऐसे वाक़यात हैं, कैसे क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो है ये सूरत हाल आज हमें वही देखना पड़ रही है। आज हम वही कोलू के बैल की तरह उसी तरह जो है वो घूमते जा रहे हैं। इसकी क्या वजूहात है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। आप कोशिश कीजिएगा कि आप ये पैगाम ज़रूर देखिए और एंड तक देखिएगा। उम्मीद है कि आपको बहुत सारी बातें जो है वो इसमें मिलने वाली हैं। तो पहली बात तो ये है कि जैसा कि बकौल शायर मुनीर इस शहर पर आसिफ का साया है या क्या है, कि हरकत तेज तर है और सफ़र आहिस्ता आहिस्ता। तो हमारी सूरत हाल ये है कि हम हरकत तो बहुत तेज तर कर रहे हैं, लेकिन सफ़र आगे नहीं बढ़ रहा। हम जो है तरक्की याफ्ता कौमों की सफ़ों में शामिल नहीं हो सके। इवन तरक्की पजीर ममालिक के हवाले से भी हमारी सूरत हाल ये हो गई कि हमें अपनी मईशत के लाले पड़े हुए हैं आज तक, और सियासत हमसे संभल नहीं रही। इसकी क्या वजूहात हैं, क्या ऐसे वो वाक़यात हैं, क्या वो हवादिस हैं जिसकी वजह से ये दिन जो है हमें देखना पड़ रहे हैं। हमसे बहुत बाद में आज़ाद होने वाले ममालिक जो है वो बहुत दूर निकल गए हैं, बहुत आगे निकल गए हैं। उन्होंने अपनी तालीम पर और बहुत सारी सियासत पर और मईशत पर बहुत तवज्जो की है, लेकिन हम क्यों नहीं ऐसा कर सके? इसकी बहुत सी वजूहात हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया है, उम्मीद है कि आपको ये जो बात है ज़रूर पसंद आएगी। तो आप इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा, और मेरा चैनल आसिम शुजाई ऑफिशियल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर आपको ये बातें पसंद आएँ तो आप मेरी जो इन बातों को जो है वो शेयर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो चलते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आज़ादी तो जैसे तैसे हमने हासिल कर ली, आपको पता है। उसकी हम ज़्यादा गहराई में नहीं जाते कि उसमें क्या वजूहात थी, क्या क्या मसाइल थे। बहरहाल आज़ादी हो गई, पाकिस्तान बन गया। कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल ने जो स्ट्रगल की थी वो सारी जो है वो कामयाबी से हमकिनार हुई, लेकिन उसके बाद सूरत हाल जो है वो ख़राब होना शुरू हो गई। जैसा कि खुद सबसे पहले जो है कायदे आज़म के साथ यूनियनिस्ट पार्टी के जो जागीरदार थे वो शामिल थे, और उन्होंने कायदे आज़म को धोखा दिया। जागीरदारों ने धोखा दिया सबसे पहला, और कायदे आज़म को ये कहना पड़ गया कि मेरी जेब में खोटे सिक्के थे। तो सबसे पहला प्रॉब्लम ये आया आज़ादी के फ़ौरन बाद। और दूसरी बात ये है कि सन 1949 में करारदाद मकासद की शक्ल में जो मजहबी पेशवाइयत है उसने भी जो है इक़्तिदार में अपना हिस्सा जो है, और ख़ास तौर पर आइन और कानून में जो है वो अपनी जो मनमानी है वो उसमें शामिल करने की पूरी कोशिश की, और जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो ना जमहूरिया बन सका और ना इस्लामिया बन सका। यानी इसका नाम जो है इस्लामी जमहूरिया रखा गया, ना ये सही मानों में जमहूरिया बन सका और ना ये सही मानों में इस्लामिया बन सका। उसकी वजह ये कन्फ्यूजन थी, जो कि इन दोनों को, ये दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म के सिस्टम्स हैं, और इन दोनों को जो है आपस में गड़बड़ करने की कोशिश की गई। ये मसला भी हमारे सामने रहा। फिर उसके बाद 1958 में जो है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट अयूब खान की शक्ल में जो है वो इक़्तिदार पर काबिज़ हुई। उनको भी इक़्तिदार का चस्का लग गया, और वो चस्का आज तक जारी है। और आज भी उसके जो मसाइल हैं वो आपको पता है कि अगर पाकिस्तान की 75 साल तारीख़ है तो उसमें बराह रास्त तो कोई 35 साल से तो ऊपर जो है वो बराह रास्त जो है फ़ौजी हुक्मरान रहे, और इनडायरेक्टली भी बहुत सी बातें हो रही हैं। आजकल भी आपके सामने है कि इमरान खान साहब जो बातें कर रहे हैं, या इससे पहले जो बहुत से लोगों ने ये शिकायत की हैं कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पाकिस्तान में जो है हुकूमतों को गिराने में, बनाने में जो है वो अपना किरदार अदा करती रही है और कर रही है। और शहबाज गिल साहब जो है उन्होंने भी कुछ अजीबोगरीब किस्म की बातें इस हवाले से की हैं, तो वो आपके सामने हैं। और आज तक ये लड़ाई भी जारी है, और ये इसका क्या नतीजा निकलेगा ये अभी तो मुस्तकबिल करीब जो है वो हमें इसके बारे में बताएगा। लेकिन सूरत हाल यही है कि सबसे पहले जो है जागीरदारों और सरमायादारों ने जो है वो कब्ज़ा किया इक़्तिदार के ऊपर, और उसके बाद फिर मजहबी पेशवा जो है वो उनको सिक्योरिटी देने के लिए वो उसमें शामिल हुए। फिर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उसमें शामिल हुई, और इसी तरह से सिविलियन ब्यूरोक्रेसी
وہ جو ہے وہ بھی اس میں شامل، پھر وہ سویلین بیوروکریسی بھی اس میں شامل ہوگی، اور سویلین بیوروکریسی جو ہے وہ بھی اقتدار تک تو اگر نہ بھی پہنچ سکے، لیکن اقتدار کو چلانے میں جو ہے اس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ یہ ساری قوتیں جو ہے وہ مل کے پاکستان کو برباد کرنے میں ان کا پورا پورا ایک کردار ہے، ایک رول ہے، اور اس سے کسی کو کوئی انکار نہیں ہے۔ اور آج بھی یہ سارے آپس میں گتھم گتھا ہے، ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، اور لڑ کس لیے رہے ہیں؟ لڑ اس لیے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی تم نے خراب کیا، وہ کہہ رہا نہیں تم نے خراب کیا، وہ کہہ رہا نہیں تم نے خراب کیا، یہ ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں۔ اور رہی صحیح کسر جو ہے وہ 2018 میں جناب عمران خان صاحب کو اقتدار میں لا کر وہ جو کمی بیشی رہ گئی تھی وہ بھی پوری ہو گئی ہے۔ خان صاحب جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے ان کا ایک خاص سٹیٹ آف مائنڈ ہے، اور وہ اپنے ہی انداز سے چیزوں کو لیتے ہیں، اور ان کے نزدیک وہ کہتے ہیں وہ ٹھیک ہوتا ہے، باقی ساری دنیا جو ہے وہ غلط ہے۔ تو یہ صورتحال جو ہے وہ خان صاحب کے ساتھ بھی وہ شامل ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ سن 2018 میں ایسا کوئی رسک لینے کی کوئی ضرورت تھی۔ یہ بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، اور اس غلطی کا خمیازہ جو ہے وہ آج تک جو ہے ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہے وہ بہت سے لوگوں کو اپنا قائل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اپنے اوپر کسی قسم کی بات جو ہے وہ اس کو آنے نہیں دیتے، اور اس کے لیے وہ کچھ بھی بولنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ روزانہ نئی کہانی لے کر آ جاتے ہیں، کبھی کیا کہانی لے کے آ جاتے ہیں، کبھی امریکی سازش کا بیانیہ لے کر آ جاتے ہیں، کبھی وہ مذہبی کارڈ کھیلنا شروع ہو جاتے ہیں، کبھی وہ اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی جو ہے وہ پتہ نہیں کیا ان کو تو چور ڈاکو کہتے ہی کہتے ہیں جو ان کے مخالفین ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ ساری چیزیں جو ہے انہوں نے ایسا کر کے جو ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی کا جو خواب تھا اس کو چکنا چور کر کے رکھ دیا۔ اب پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے وہ ایسا نہیں لگتا بظاہر، جو عمران خان صاحب کی موجودگی میں ایسا نہیں لگتا کہ وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر ہوگا، کیونکہ وہ کہیں رکتے ہی نہیں ہیں، نہ ہی وہ ان کی کوئی بریکیں ہیں، وہ بریکیں نہیں لگاتے، وہ لگائی جا رہے۔ ابھی یہ جو شہباز گل والا جو واقعہ ہوا ہے جس میں انہوں نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ہے بڑی عجیب و غریب قسم کی باتیں کی ہیں، تو اس کو بھی وہ آن کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اور ڈس آن بھی نہیں کر رہے۔ تو یہ صورتحال جو ہے یہ بہت ہی عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہے۔ تو برحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سارے لوگ جو ہے وہ اس کا مطلب ذمہ دار ہیں، ہم سب لوگ ذمہ دار ہیں۔ عام آدمی بھی جو ہے وہ اس کا ذمہ دار اس طرح سے ہو گیا ہے کہ عام آدمی جو ہے وہ ان چکروں میں آ کے اس نے بھی جو ہے اپنے ملک سے وفاداری جو ہے اس کو چھوڑ دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو حب الوطنی کے جو جذبات ہوتے ہیں وہ پاکستان میں بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے باقی ملکوں کی نسبت، کیونکہ دوسرے ممالک کے جو لوگ ہیں، اور ایون آپ اپنے ہمسائے ملک میں بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ اپنے ملک کے لیے بدلے کیا کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن پاکستانی لوگ جو ہیں وہ اپنے ملک کے لیے وہ حب الوطنی پیدا نہیں کر سکے، اور اس کے پیچھے یہ وہ وجوہات ہیں۔ اور آج 75 سال ہمیں ہو چکے ہیں آزادی کے، اگر ہم نے مطلب بڑے ٹھنڈے دل سے بیٹھ کے اور بالکل یعنی بے لاگ قسم کی جو ہے وہ چیزوں کو سامنے رکھ کے اگر ہم نے ان کا جائزہ نہیں لیا، اپنے جو گناہ ہیں ہم نے کیے ہیں ان کو ہم اگر نہیں مانیں گے، اور ہم ان غلطیوں پر غلطیاں ہی دہراتے جائیں گے، تو پھر جو ہے وہ حالات کسی صورت میں بھی پاکستان کے فیور میں آنے کی امید نہیں ہے۔ وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب قومیں اس وقت سدھرتی ہیں جب وہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتی ہیں، اور جو لوگ اعتراف ہی نہیں کرتے وہ اپنی غلطیوں کو ہی اپنے جو ہے حق ماننا شروع کر دیں، باقیوں کو باطل سمجھنا شروع کر دیں، وہ غلطیوں کو ہی حق مان رہے ہو، تو ایسی لوگوں کا جو ہے وہ صاف ظاہر ہے ان میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہو سکتی۔ سب سے پہلے ہمیں جو میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے کی ہیں، ہمیں ان سب چیزوں کا جو ہے ٹھنڈے دل سے غیر جانبدار ہو کر جو ہے وہ ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ ہم سے یہ غلطیاں سرزد ہوئی ہیں، اور جب ہم یہ مانیں گے کہ ہم سے یہ غلطیاں سرزد ہوئی ہیں تو پھر ہی ہم ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے خیال میں جہاں معاملات بگڑے، شروع سے میں نے آپ کے سامنے بتایا ہے کہ پاکستان کے قیام کے فوراً بعد ہی سے یہ جو صورتحال ہوئی ہے، تو اس کو اگر ہم تسلیم کر لیں اور مان لیں کہ واقعی ہم سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں، تو پھر ہمیں ان کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے جرمنی والوں نے وہ ہٹلر نے قتل عام کیا تھا، ہولوکاسٹ جسے کہتے ہیں، اس پر انہوں نے معافی مانگی ہے،
पूरी दुनिया से माफ़ी मांगी कि हमसे ये बहुत बड़ी गलती हुई थी। तो इसी तरह हमें भी जो है अपने इन जो खामियां हैं उनको मानना चाहिए और इनको खूबियों में बदलने की कोशिश करनी चाहिए। जो पहले हमने गलतियां की हैं उसको हम इस तरह से ना दोहराएं। अगर हम दोहराते रहेंगे और आज भी सूरत हाल यही है कि हम उसको दोहरा ही रहे हैं, तो फिर जो है वो हमारे मुस्तकबिल क्या होगा। तो आज 75 साल जो हमारी जो डायमंड जुबली है पाकिस्तान की जश्न आज़ादी की, तो इसमें हमें जो है अपने गिरेबानों में झांक कर अपने मुल्क की, अपने अवाम की तरक्की के लिए जो है हमें ये सारी जो हुक्मरान तबकात है, ख़ास तौर पर जिन्होंने इक़्तिदार पर कब्ज़ा किया हुआ है, जो इक़्तिदार के बिला शिरकत गैर जो है वो उस पर हुक्मरान चले आ रहे हैं, उनकी नस्लें हुक्मरान चली आ रही हैं, तो उनको जो है वो अपनी रविश को बदलना होगा। क्योंकि वो बकौल शायर काफिले दलदलों में जा ठहरे, रहनुमा फिर भी रहनुमा ठहरे। तो हमारी सूरत हाल ये है कि काफिले हमारे दलदलों में जा चुके हैं और हमारे जो लीडर्स हैं वो कहते हैं हम आपके लीडर्स हैं। और भाई कैसे लीडर्स हैं आप कैसे लीडर्स हैं? तो इस तरह के लीडर्स जो होते हैं वो हमें नहीं चाहिए, आम आदमी को नहीं चाहिए। तो आप जो है वो सूरत हाल को अगर समझेंगे और काफिलों को दलदलों से निकालने का आपके पास अगर कोई प्रोग्राम है, इवन इमरान खान साहब के पास भी अगर कोई प्रोग्राम है तो वो दें। उनके पास सिवाय जज्बाती बातों के या मजहबी टच के या वो गद्दारी वाले या साजिशी थेरी के अलावा और क्या है उनके पास? और कुछ भी नहीं। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो इकॉनमी की सूरत हाल है, जो सियासत की सूरत हाल है, ये बहुत ही बुरी हालत में है। तो ऐसी सूरत हाल में जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कायम करने के लिए जो है वो इन्हीं लोगों को, अगर ये लोग इनमें थोड़ा सा भी कोई दमखम है, अगर ये एक दूसरे को मानने के लिए तैयार हैं, तो इनको बैठना चाहिए आपस में और एक दूसरे के साथ ये कम से कम इत्तफाक कर लेना चाहिए कि हम सियासी तौर पर अदम इस्तेकाम का शिकार नहीं करेंगे। क्योंकि पाकिस्तान को अगर आप सियासी अदम इस्तेकाम का शिकार करेंगे तो मईशत कैसे संभलेगी? क्योंकि मईशत का ताल्लुक ही आपकी सियासी इस्तेकाम के साथ हुआ करता है। तो इसी तरह से सियासी इस्तेकाम के हवाले से हमें काम करने की ज़रूरत है। हमारे सियासतदानों को, हमारे जो लीडर्स हैं, नाम निहाद लीडर्स हैं, इनको जो है वो जो है आपस में बैठना चाहिए और गैर जानिबदार होकर अपने गिरेबानों में झांकना चाहिए, इन्हें क्या करना चाहिए और ये क्या कर रहे हैं। ये सूरत हाल अगर आप देखें तो फिर कहीं जाके कोई बेहतरी की तवक्को की जा सकती है। फिर ही हमारे मुस्तकबिल का, हमारा जो मुल्क का मुस्तकबिल है फिर ही रोशन हो सकता है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, वही पुरानी रविश को चलाते रहेंगे, एक दूसरे इदारे एक दूसरे के अंदर जो है वो मुदाखलत करते रहेंगे और शख्सियात जो हैं वो वन मैन शो बन के चलेंगे, तो फिर जो है वो कोई पुरसान हाल हमारा नहीं होने वाला। तो शख्सियात आने जाने वाली चीज़ होती हैं। या इमरान खान साहब आए हैं, कल को कोई और आ जाएगा, नवाज शरीफ साहब थे, तो ये शख्सियात आने जाने की चीज़ होती है। असल चीज़ होती है इदारे, और इदारे मजबूत हों और हम जो है वो सही बेलाग होकर जो है अपनी खामियों को खूबियों में अगर बदलने की कोशिश करें तो फिर ही इंशाअल्लाह जो है वो हमारा मुस्तकबिल रोशन है। अगर ऐसा हम नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता अभी मुस्तकबिल करीब में तो सूरत हाल ऐसी नहीं लग रही, लेकिन मैं दुआ गो हूँ अल्लाह करे ऐसा ही हो कि हमारे जो हुक्मरान हैं, हमारे जो नाम निहाद लीडर्स हैं, ये इस बात को समझें। तो ये मैं बात करना चाह रहा था आज आपके साथ। ये वो सवालात हैं, ये वो वाक़यात हैं जो मेरे सामने हैं, जो हमारे सामने मतलब होने चाहिए ताकि हम अपने मुल्क के हवाले से कुछ ना कुछ कर सकें। तो आप तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि आप ये जो बातें मैंने आपके सामने रखी हैं इनको ज़रा गैर जानिबदार होकर देखिएगा और फिर देखेंगे कि आपको समझ आएगी कि असल लड़ाई हो क्या रही है और हमारी जद्दोजहद होनी क्या चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको ये बात पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई हो तो आप मेरा चैनल आसिम शुजाई ऑफिशियल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और इसके अलावा ये वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। अगली वीडियो तक आसिम शुजाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।